हेलो फ्रेंड्स, फीमेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सदिश बीजगणित से संबंधित एक अगला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। सवाल इस प्रकार से है, किसी बिंदु r इज इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 12k पर एक बल F इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस 3j प्लस 6k लग रहा है, तो अल्फा के किस मान के लिए मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो प्रश्न से स्पष्ट है कि इसका संबंध सदिश बीजगणित से तो है ही, साथ ही इसका संबंध भौतिक विज्ञान में घूर्णन वाले अध्याय से भी है, क्योंकि यहाँ कोणीय संवेग शब्द आ रहा है, तो मतलब यहाँ हमको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम तो मालूम होना ही चाहिए सदिश बीजगणित के साथ साथ। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किसी बिंदु r इज इक्वल टू 2i प्लस 6j माइनस 12 की ये बिंदु का स्थिति सदिश दिया है मूल बिंदु के सापेक्ष, और उस पर बल लग रहा है F इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस 3j प्लस 6k। अल्फा आई का जो गुणांक है वो यहाँ पर नहीं मालूम है, जिसको हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ हमको बताना है कि अल्फा के किस मान के लिए मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो इस स्थिति का हम एक चित्र बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये मूल बिंदु है और इसको हम O से प्रदर्शित कर देते हैं, और मान लीजिए जिस बिंदु पर बल लग रहा है वो यहाँ पर है और इसको बिंदु P से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस बिंदु का स्थिति सदिश आपको दे दिया है R, ये स्थिति सदिश है। उसके बाद इस बिंदु पर जो लगने वाला बल है वो भी बता दिया है। मान लीजिए किसी भी दिशा में हम बल ले लेते हैं, F यहाँ पर बल लग रहा है, तो इस बिंदु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित कब रहेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष या किसी भी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग तभी संरक्षित रहेगा जबकि उस बिंदु के परितः बाह्य बलाघूर्ण शून्य हो। और बलाघूर्ण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, बलाघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है, यह एक सदिश राशि है R क्रॉस F, मतलब जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु का स्थिति सदिश R, और बल के सदिश गुणन करेंगे तो हमको उस बिंदु के परितः बाह्य बलाघूर्ण मिल जाएगा मूल बिंदु के परितः। तो सदिश गुणन की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि R क्रॉस F में R स्थिति सदिश है और F लगने वाला बल है, तो हम R का मान यहाँ पर दे दिया गया है 2i और माइनस 6j और माइनस 12k, और F इज इक्वल टू दिया गया है अल्फ़ा आई प्लस 3j प्लस 6k। अब यहाँ पर कोणीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि इस बिंदु के परितः कोणीय संवेग तभी संरक्षित रहेगा जब बाह्य बलाघूर्ण F का मान शून्य के बराबर हो, शून्य सदिश के बराबर, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसलिए संख्या वाला शून्य नहीं है, ये सदिश वाला शून्य है, अर्थात शून्य सदिश है। तो बिंदु O के परितः कोणीय संवेग तभी संरक्षित रहेगा जब इस बल के कारण जो बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है अर्थात R क्रॉस F, उसका मान शून्य सदिश के बराबर हो। तो R क्रॉस F शून्य सदिश के बराबर रखेंगे तो हमको फिर अल्फ़ा का मान मिल जाएगा, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करने के कारण ही हमको अल्फ़ा का मान मिलेगा। तो R क्रॉस F इज इक्वल टू 0 है। यदि कोणीय संवेग संरक्षित रखना है तो R क्रॉस F को या बाह्य बलाघूर्ण को शून्य के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग सदिश गुणन की परिभाषा से जानते हैं कि R क्रॉस F डिटर्मिनेट्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे। पहले पंक्ति में रहेंगे I, J और K। उसके बाद सदिश गुणन में पहले आने वाले सदिश के I, J और K के गुणांक को लिखते हैं दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर I का गुणांक है 2, J का गुणांक है -6 और K का गुणांक है -12। उसके बाद आता है सदिश गुणन में दूसरा F। तो F में I का गुणांक है अल्फ़ा, J का गुणांक है 3 और K का गुणांक है 6। इस डिटर्मिनेट्स का मान शून्य सदिश के बराबर होना चाहिए। अब इसको आगे हल कर देते हैं। सदिश गुणन में डिटर्मिनेट्स को हल करने का तरीका आपने सीखा ही होगा। तो सबसे पहले I का गुणांक निकालने के लिए हम I के कॉलम और I की पंक्ति को छोड़ देते हैं और पहले ये वाला गुणन करते हैं, तो हमको मिलता है 6 छक्का 36, लेकिन ऋण चिन्ह है तो इसलिए -36।
उसके बाद ये वाला गुणन करके उसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 ऋण 36, और ऋण 36 को फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई का गुणांक। इसी प्रकार जे का गुणांक निकालने के लिए जे के कॉलम को छोड़ते हैं, जे के पंक्ति को, और यहाँ पर जो गुणन का क्रम है थोड़ा उल्टा कर देते हैं। पहले ये वाले गुणन को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12 अल्फ़ा, फिर ये वाला गुणन करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूने 12 ऋण 12। तो ये हमको जे का गुणांक मिल गया। अब उसके बाद के का गुणांक निकालने के लिए के पंक्ति को और के कॉलम को छोड़ देंगे तो ये चारों अंक बचते हैं, और इसको जब हम निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा, फिर से सीधे क्रम में गुणा करेंगे 2 तिया 6, और यहाँ आ जाएगा -6 अल्फ़ा, और -6 अल्फ़ा को माइनस करना है तो ये हो जाएगा +6 अल्फ़ा, और ये है गुणांक के का। अब यहाँ पर शून्य सदिश को भी हम आई जे के पदों में लिख सकते हैं, 0i + 0j और +0k। अब यहाँ देख सकते हैं ऋण 36 धन 36 0 हो जाएगा, तो ये आई वाला पद शून्य हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमको मिलता है -12 अल्फ़ा -12j +6 + 6 अल्फ़ा। गुणांकों की तुलना करते हैं या के गुणांकों की तुलना करते हैं, तो पहले हम जे के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ जे का गुणांक ये है, यहाँ पर शून्य है, तो हमको मिल जाएगा -12 अल्फ़ा -12 = 0। इसको यदि हम हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा -12 अल्फ़ा = -12 होगा, -12 अल्फ़ा = +12, और इसको आगे हल करेंगे तो अल्फ़ा = मिलेगा -1। और यही मान मिलेगा यदि हम के गुणांकों की तुलना करेंगे। के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ पर 6 + 6 अल्फ़ा = हो जाएगा 0। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा = -6 या अल्फ़ा = -1। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि अल्फ़ा = -1 होगा तो आर और एफ का सदिश गुणन जो कि टॉर्क या बलाघूर्ण के बराबर है, शून्य के बराबर होगा, और बलाघूर्ण यदि शून्य होगा तो बिंदु ए के परितः ओ के परितः कोणीय संवेग भी संरक्षित रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ये होगा C -1। थैंक यू।